दोस्तों 2016 इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक ऐसा आइकॉनिक ईयर था जिसे इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि इसी साल मुकेश अंबानी ने अपनी टेलीकॉम कंपनी जियो को लॉन्च किया था। इसने मार्केट में उतरते ही ऐसा धमाल मचाया कि इस इंडस्ट्री में सालों से अपने पैर जमाए बड़ी बड़ी कंपनीज एक ही पल में आसमान से जमीन पर आ गिरी थी। और उस समय सिर्फ एयरटेल ही एक अकेली ऐसी कंपनी थी जिसने जियो का डटकर मुकाबला किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एयरटेल एक समय जियो की वजह से बैंकरप्ट होने की दहलीज पर पहुंच गई थी, कैसे आज वही एयरटेल इस मुकाबले में अब जियो को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मुकेश अंबानी ने 2016 में जियो को लॉन्च करके एक ही झटके में पूरी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था। दरअसल जियो ने अपनी मोबाइल इंटरनेट और कॉलिंग प्लान्स इतनी कम कीमत पर उतारे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि जियो के मार्केट में आते ही बड़ी संख्या में लोगों ने उसको अपनाना शुरू कर दिया। दोस्तों ये जियो का ही कमाल था कि भारत के वे लोग भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे जिन्होंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना हुआ था, और इसी के चलते सिर्फ 6 महीने के अंदर भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा यूजर बन गया था। दोस्तों जियो के लुभावने ऑफर्स व जबरदस्त सर्विसेज की वजह से लोग दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को छोड़कर जियो पर शिफ्ट हो रहे थे। इसलिए अपने यूजर्स को रोकने और जियो से कम्पीट करने के लिए दूसरी कंपनीज ने अपने रिचार्ज प्लान्स की रेट घटा दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि उन कंपनीज को भारी भरकम नुकसान होने लगा और उनके शेयर्स बेहद तेजी से नीचे गिरने लगे। कई कंपनीज बैंकरप्ट होकर बंद हो गईं और कुछ कंपनीज जैसे तैसे करके मार्केट में सर्वाइव कर पाईं। जैसा कि हमने आपको बताया कि उस समय सिर्फ एयरटेल ही एक अकेली ऐसी कंपनी थी जिसने जियो का सही मायनों में मुकाबला किया था। हालांकि इस मुकाबले में एयरटेल भी बर्बाद होने के कगार तक पहुंच गई थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो सभी को हैरान करते हुए इस रेस में एयरटेल अब जियो से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि एयरटेल ने ये कारनामा आखिर कैसे किया। दरअसल इस सवाल का जवाब इकोसिस्टम नाम की एक बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर छिपा हुआ है, जिसे 21वीं सदी की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी में से एक माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इकोसिस्टम बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होता है। दोस्तों प्रोडक्ट और सर्विस इकोसिस्टम नाम की इस बिजनेस स्ट्रेटजी को मशहूर बिजनेसमैन स्टीव जॉब्स के द्वारा डेवलप किया गया था, और इसी स्ट्रेटजी की मदद से उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक बनाया। दरअसल इसमें कंपनी अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती है कि एक बार उस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद उस यूजर के लिए दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इसको समझने के लिए हम एप्पल के ही इकोसिस्टम का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि 3 अलग अलग एलिमेंट्स एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स, रिटेनर्स और अपसेल्स को मिलाकर बनाया गया है। अब मान लीजिए कि आप एक आईफोन खरीदते हैं, तो इस बिजनेस स्ट्रेटजी के अनुसार ये आईफोन आपका एंट्री लेवल प्रोडक्ट होगा, यानी इस प्रोडक्ट के जरिए आप एप्पल के इकोसिस्टम में एंटर कर देंगे। इसके बाद जब आप आईफोन को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स और एप्लीकेशंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आईफोन में ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई मैसेज, एप्पल पॉडकास्ट, एप्पल मैग्नीफाइंग ग्लास और एप्पल फिटनेस प्लस। दोस्तों सिर्फ कुछ ही दिनों में इन सभी सर्विसेज को यूज करने की आपको ऐसी आदत लगेगी कि आप चाहकर भी आईफोन से एंड्रॉयड पर स्विच नहीं कर पाएंगे। यानी ये सभी फीचर्स एक तरह से रिटेनर्स बन जाएंगे, जिनके चलते आप आईफोन को चाहकर भी नहीं छोड़ पाएंगे। और एक बार अगर आप इन रिटेनर्स के चंगुल में आ गए तो अपसेल भी खुद ब खुद हो ही जाएगा, क्योंकि जब आपका आईफोन पुराना होगा तब आप इन रिटेनर्स के चलते अपने फोन को अपग्रेड करने के लिए आईफोन का लेटेस्ट मॉडल खरीद लेंगे। इस तरह कस्टमर्स को अपनी कंपनी के साथ बांधे रखने की इस स्ट्रेटजी को प्रोडक्ट और सर्विस इकोसिस्टम स्ट्रेटजी कहते हैं। खैर दोस्तों ये तो हुई बात कि प्रोडक्ट और सर्विस इकोसिस्टम क्या होता है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर जियो और एयरटेल का इससे क्या लेना देना है। दरअसल जियो और एयरटेल दोनों ही आज के समय में सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी ही नहीं रह गई, बल्कि ये दोनों एक विशाल आकार के डिजिटल इकोसिस्टम में बदलती जा रही हैं। उदाहरण के लिए जब आप जियो का एक सिम खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक सिम ही नहीं खरीदते, बल्कि उसके साथ आपको जियो की अलग अलग सर्विसेज जैसे जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन और जियो क्रिकेट का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। इसी तरह जब आप जियो के ब्रॉडबैंड कनेक्शन जियो फाइबर को खरीदते हैं तो उसके साथ आपको जियो का सेट टॉप बॉक्स दिया जाता है। यानी जब आप इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो जियो के इकोसिस्टम में एंट्री लेवल प्रोडक्ट का काम करता है, जिसके जरिए जियो के इस डिजिटल इकोसिस्टम में आपकी एंट्री हो जाती है। ऐसे में एक बार अगर कोई व्यक्ति जियो की सर्विस को यूज करना शुरू कर देता है तो उसके लिए जियो को छोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है।
और दोस्तों एयरटेल भी जियो के सामने इसीलिए सरवाइव कर पाया क्योंकि उसने जियो की इस इकोसिस्टम बिजनेस स्ट्रेटजी को बहुत जल्दी समझ लिया था और साथ ही एयरटेल ने दूसरी कंपनीज के मुकाबले अपने खुद के इकोसिस्टम बनाने पर काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि एयरटेल आखिर इतने कम समय में अपना खुद का इकोसिस्टम कैसे बना पाया। इसके पीछे कई अलग अलग लॉजिकल रीजंस हैं। दरअसल जियो के मार्केट में आने के काफी समय पहले से ही एयरटेल कई अलग अलग बिजनेस और सर्विसेज में अपने पैर जमा चुका था, जिसमें एयरटेल डीटीएच, एयरटेल ब्रॉडबैंड और एयरटेल बिजनेस का नाम शामिल है। अपनी इन्हीं सब जमी जमाई सर्विसेज की वजह से एयरटेल दूसरी कंपनी जैसे आइडिया और वोडाफोन की तुलना में अपने खुद के इकोसिस्टम को कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से बना पाया है। इसके अलावा जियो से कम्पीट करने के लिए एयरटेल ने कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप्स भी लिए जिन्हें लेने की हिम्मत दूसरी कंपनीज नहीं दिखा पाई। इसमें सबसे पहले एयरटेल ने अपने से छोटे बिजनेस जैसे वीडियोकॉन टेलीकॉम, टेलीनॉर और टाटा टेली सर्विसेज को खरीदना शुरू कर दिया, जिससे न सिर्फ एयरटेल के स्पेक्ट्रम्स की गिनती बढ़ी बल्कि जियो द्वारा एयरटेल को कॉर्नर करने का रास्ता भी बंद हो गया। इसके बाद एयरटेल का दूसरा बोल्ड स्टेप था कि उन्होंने अपने कनेक्शन पर एक मिनिमम रिचार्ज लिमिट सेट कर दी ताकि वे अपना पूरा फोकस सिर्फ हाई वैल्यू कस्टमर्स पर रख सकें। हालांकि अपने इस फैसले की वजह से एयरटेल ने 2018 के आखिरी क्वार्टर में 4.8 करोड़ कस्टमर्स खो दिए थे, लेकिन लॉन्ग रन में ये स्टेप भी उनके लिए फायदेमंद ही साबित हुआ। इसके बाद लास्ट में एयरटेल ने तीसरा बोल्ड स्टेप लेते हुए जियो की तरह अपना खुद का एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना शुरू कर दिया। और दोस्तों यही वो समय था जहां से गेम बदलना शुरू हो गया, क्योंकि एयरटेल ने भी जियो की तरह अपने ब्रॉडबैंड के साथ सेट टॉप बॉक्स और अपने सिम के साथ विंक म्यूजिक व एयरटेल टीवी जैसी सर्विसेज देना शुरू कर दिया था। लेकिन एयरटेल के लिए जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वो था कोरोना पैंडेमिक। दरअसल कोरोना फैलने की वजह से जब लॉकडाउन लगा तो देश भर में वर्क फ्रॉम होम और स्टडी के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में मौके का फायदा उठाते हुए एयरटेल ने अपने सभी B2B एंटरप्राइज क्लाइंट व उनके सारे एम्प्लॉयज को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने का ऑफर दे डाला। इसके बाद एयरटेल ने बहुत सारे अलग अलग लोकल केबल ऑपरेटर्स के साथ भी हाथ मिलाया और उन्हें टियर 2 व टियर 3 शहरों तक अपनी लाइंस पहुंचाने के लिए लुभावने ऑफर्स भी दिए। इस तरह एयरटेल ने सिम की जगह अपने ब्रॉडबैंड को एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया ताकि उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग एयरटेल के इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकें। दोस्तों एयरटेल की ये सभी स्ट्रेटजी उसके लिए काफी कारगर साबित हुई, क्योंकि सितंबर 2020 में जहां जियो फाइबर सिर्फ 17 लाख कस्टमर्स को हासिल कर पाया, वहीं एयरटेल ने 70 लाख नए ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर को कैप्चर कर लिया, जिसमें काफी सारे यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने ब्रॉडबैंड के साथ एयरटेल डीटीएच और एयरटेल सिम को भी अपना लिया। दोस्तों वायरलेस सब्सक्राइबर्स के मामले में भी एयरटेल लगातार जियो को पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। उदाहरण के लिए जनवरी 2021 में एयरटेल ने जहां 59 लाख नए वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़े थे, वहीं जियो सिर्फ 19.5 लाख नए सब्सक्राइबर ही जोड़ पाया था। इस तरह इन सभी आंकड़ों व एयरटेल की पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में एयरटेल जियो को पीछे छोड़कर फिर से टेलीकॉम इंडस्ट्री का वही किंग बन सकता है जो वो जियो के आने से पहले हुआ करता था। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।